Hi everyone, my name is Ravneet and I am third year MBBS student from Lady Harding Medical College, New Delhi. Today we will be starting with Forensic Medicine and Toxicology previous year question paper. The first one is of 2019. So we will do the questions part wise. So the first question is to write the findings, interpretation and the medico legal importance. So in that the first question is red tears. तो रेड टीयर्स जब हम नाम सुनते हैं हमें क्या पता चलता है, तो रेड कलर के मतलब रेड कलर है एंड टीयर्स कह रहे हैं मतलब लैक्रिमेशन बढ़ गई. सो ये कोई पॉइजनिंग का केस होगा ना. पॉइजनिंग कैन ईदर इफेक्ट पैरासिम्पथेटिक सिस्टम या सिम्पथेटिक सिस्टम. लैक्रिमेशन किस में बढ़ती है? पैरासिम्पथेटिक सिस्टम में. सो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम को बढ़ाने वाली एक जो मेजर पॉइजनिंग है दैट इज़ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या होता है? जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज है उसका इनहिबिटर होता है. तो एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा, वो डिग्रेड नहीं होगा, तो पैरासिम्पथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी. सो फाइंडिंग्स में हम क्या देखेंगे? अब जो एसिटाइल कोलिन है वो दो रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है, मस्करिनिक रिसेप्टर और निकोटिनिक रिसेप्टर. अब जो मस्करिनिक रिसेप्टर है वो क्या होता है? M1 M2 M3. M1 किधर होता है? GIT में. M2 किधर होता है? हार्ट में. एंड M3 बाकी सभी जगह पे. वन थिंग विच वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि जो पैरासिम्पथेटिक सिस्टम है वो सिर्फ हार्ट की एक्टिविटीज़ को कम करता है, बाकी सब वो बढ़ाता है. सो हाउ टू रिमेंबर मस्करीन लाइक इफेक्ट्स? देयर इज़ अ निमोनिक और डम्बल. डम्बल में D stands for diarrhea, U stands for increased urination, M stand for meiosis, B stand for bradycardia and bronchospasm, and then we have E stands for emesis, which is vomiting, L stands for increased lacrimation, S stands for increased sweating. सो यहाँ पे जो फाइंडिंग्स में हमारा टीयर्स तो जस्टिफाई हो गया. रेड का क्या मतलब था कि जो टीयर्स है वो रेड कलर के होंगे, उन्हें हम क्रोमोजेनिक टीयर्स भी कहते हैं. वाई दे आर रेड? बिकॉज ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ पोरफायरिन. ठीक है. सो ये थे हमारे मस्करीन लाइक इफ़ेक्ट्स. देन निकोटीन लाइक इफ़ेक्ट्स में क्या आएगा? जो निकोटिनिक रिसेप्टर्स है दो तरह के होते हैं, NN और NM. NM मसल पे होगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे. तो जब वो ओवर स्टिमुलेट होता है या अंडर स्टिमुलेट होता है देन इट रिजल्ट्स इन मसल वीकनेस. तो ये सारे मसल वीकनेस के सिम्टम्स आएंगे. एंड देन जो NN वाला है वो सिम्पथेटिक गैंग्लिया पे भी स्टिमुलेट कर सकता है, उसकी वजह से पेलर और ओकेजनल एलिवेशन ऑफ ब्लड प्रेशर होता है. देन CNS इफेक्ट में क्या आएगा? इरिटेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, फाइन ट्रेमर्स, मेंटल कन्फ्यूजन और कोमा भी हो सकता है. सो इंटरप्रिटेशन में भी ऑलरेडी इंटरप्रेटेड कि ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस क्या है कि जो ऑर्गेनोफॉस्फेट है वो तीन तरह से इम्पॉर्टेंट है. लाइक सुसाइड हो सकती है, होमिसाइड हो सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है. ना सुसाइड इज़ ड्यू टू ईजी अवेलेबिलिटी. पेस्टिसाइड में होता है, रोडेंटिसाइड में होता है, वर्मिसाइड्स में होता है. देन वी हैव होमिसाइड. होमिसाइड में क्या है? अल्कोहल के साथ मिक्स हो जाता है तो उसकी स्मेल नहीं आती. एक्सीडेंटल में क्या है कि जो एडिबल थिंग्स है जिसमें ऑर्गेनोफॉस्फोरस होता है उसकी कंटेमिनेशन होती है ऑर्गेनोफॉस्फोरस की, तो एक्सीडेंटली भी कोई इनहेल कर सकता है. सो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ रेड टीयर्स. सो जस्ट समराइजिंग, रेड टीयर्स किस में होते हैं? ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग में. पैरासिम्पथेटिक सिस्टम के इफ़ेक्ट्स आएंगे एंड सुसाइड, होमिसाइड या एक्सीडेंटल हो सकता है. Now coming to the second question, motorcyclist fracture. मोटरसाइकिलिस्ट फ्रैक्चर में फाइंडिंग क्या होगी कि स्कल का फ्रैक्चर होगा और साथ में कुछ ब्रेन इंजरी एसोसिएटेड होगी. एंड क्या होता है कि जब एक इंसान मोटरसाइकिल पे है एंड उसका एक्सीडेंट हुआ है तो जो कांटेक्ट टाइम होता है या जो इम्पैक्ट टाइम होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि मोस्टली जो पैसेंजर है वो मतलब गिर जाता है, वहाँ से थ्रोन ऑफ हो जाता है. तो इसीलिए बहुत सारी इंजरीज़ होती है और जो क्रशेबल मटेरियल है वो बहुत कम होता है. एंड जो प्राइमरी इंजरीज़ है वो मोस्टली टीबिया और फिबुला का ओपन फ्रैक्चर होती है. सेकेंडरी इंजरीज़ यूजुअली फ्रैक्चर ऑफ स्कल और सर्वाइकल स्पाइन होती है. एंड ब्रेन में कॉन्ट्यूजन हो सकता है. हेड एंड नेक में स्कल फ्रैक्चर हो सकता है. ब्रेन में कॉन्ट्यूजन लेसरेशन हो सकती है. इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है. सो व्हाट इज़ द इंटरप्रिटेशन?
तो ये जो एक्सीडेंट है ये कैसे हो सकता है, बाय टर्निंग इन फ्रंट ऑफ अ व्हीकल। मतलब एक साइड से दूसरी साइड पे, मतलब एक कोई व्हीकल आ रहा है और उससे आगे से आप मूव कर रहे हो, तो ये एक्सीडेंट हो सकता है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ क्या आता है मोटरसाइकिलिस्ट एक्सीडेंट में? फ्रैक्चर ऑफ स्कल एंड उससे एसोसिएटेड जो इंजरी होती है, और मल्टीपल इंजरीज़ होती है जिसके कारण एक कैरेक्टरिस्टिक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का पैटर्न फॉलो होता है। कई बार क्या होता है कि एक फ्रोज़न लेक होती है एंड उस पे मोटरसाइकिलिस्ट ये सोच के साथ जाता है कि आइस थिक होगी, लेकिन वो आइस थिन होती है, विच रिजल्ट इन सबमर्शन। देन आजकल जो हेलमेट्स है उन्होंने रेट ऑफ फैटेलिटीज़ को काफ़ी रिड्यूस कर दिया है, लेकिन अगर आप हाई स्पीड्स पे चला रहे हो तो वो रिड्यूस नहीं कर पाएगा। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से कि पेशेंट इज़ इन सस्पेंडेड एनिमेशन? सस्पेंडेड एनिमेशन का मतलब है कि एक पेशेंट है जिसमें कोई भी साइन ऑफ लाइफ नहीं है, कि यू कांट लाइक फील द हार्ट बीट या रेस्पिरेशन, क्योंकि वो इतने लो पिच पे होते हैं कि आप रूटीन क्लिनिकल एग्जामिनेशन से डिटेक्ट ही नहीं कर सकते। सो इसे हम क्या कहते हैं? अपैरेंट डेथ। अपैरेंट क्यों कहते हैं? कि पेशेंट एक्चुअली में डेड नहीं होता, लेकिन क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो अपने मेटाबॉलिक रेट को रिड्यूस कर देती है, ताकि जो इंडिविजुअल सेल रिक्वायरमेंट है ऑक्सीजन की, और वो सभी सेल्स की पूरी हो सके। तो जो ओवरऑल मेटाबॉलिक रेट है वो डिक्रीज़ हो जाता है। ये कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है, कुछ मिनट्स के लिए हो सकता है, लेकिन उसके बाद पेशेंट कैन बी रिससिएटेड सक्सेसफुली। इसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? ये वॉलंटरली हो सकता है और इनवॉलंटरली हो सकता है। वॉलंटरली क्या होता है कि कुछ योगा प्रैक्टिशनर होते हैं, वो अपने आप को इस कंडीशन में ला सकते हैं। एंड इनवॉलंटरी होता है ऐसी कंडीशन में, लाइक व्हेन यू आर अपेरेंटली ड्राउंड, न्यू बोर्न में, एनेस्थीसिया के बाद, सेरिब्रल कॉन्कशन के बाद, इलेक्ट्रिक शॉक के बाद, हीट स्ट्रोक के बाद, या फिर कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है जैसे कि टाइफाइड फीवर, या जो बारबिचुरेट्स है ये क्या होते हैं? सीएनएस डिप्रेसेंट, उनके ओवरडोज में हो सकता है, डीप शॉक में हो सकता है। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से द पेशेंट इज़ इंटरसेक्स? सो इंटरसेक्स मीन्स कि मेल एंड फीमेल दोनों की करेक्टरिस्टिक दिखती है एक्सटर्नल जेनेटेलिया में, सो दैट इज़ इंटरसेक्स। फाइंडिंग क्या आती है? तो ऐसी 5 कंडीशन हो सकती है जिसमें हम इंटरसेक्स बोल सकते हैं। पहली कंडीशन है कि जो सेक्सुअल ऑर्गन्स है वो डेवलप ही नहीं हुए, सो वी कांट से कि मेल है फीमेल है, जिसे हम कहते हैं गोनाडल एजेनेसिस। इसमें क्रोमैटिन नेगेटिव होता है। नेक्स्ट इज़ कि डेवलप तो हुए हैं लेकिन प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए, तो हम ठीक तरह नहीं बोल सकते कि मेल है या फीमेल है, विच इज़ कॉल्ड एज गोनाडल डिसजेनेसिस। इसका एग्जाम्पल है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है कि वाई क्रोमोसोम होता है, तो द चाइल्ड इज़ अ बॉय, लेकिन 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं तो थोड़ा सा फीमेल कैरेक्टरिस्टिक आती है। सो जो मेल कैरेक्टरिस्टिक है जैसे टेस्टिकल्स है वो छोटी हो जाती है, एंड फीमेल कैरेक्टरिस्टिक में गायनेकोमेस्टिया होता है। उसके अलावा द आर्म्स एंड लेग्स आर लॉन्ग, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर और बियर्ड, ये सब कुछ बहुत स्कैंटी होता है। क्रोमैटिन पॉजिटिव होता है लाइक फीमेल, और सेक्स क्रोमोसोम पैटर्न क्या है? XXY। देन वी हैव टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? XO होता है, एक एक्स कम होता है, वाई नहीं है तो पेशेंट एज फीमेल। इसमें क्या होता है? सेक्सुअल इनफेंटिलिज्म होता है, प्राइमरी एमेनोरिया होगा और उसकी वजह से आगे स्टेरिलिटी होगी। शॉर्ट स्टेचर होता है, कुछ कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ आती है जैसे कि वेबिंग ऑफ नेक, क्यूबिटस वेल्गस, कोआक्टेशन ऑफ आहोर्टा, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, रीनल एबनॉर्मेलिटीज़ और ऑस्टियोपोरोसिस। ब्रेस्ट डेवलपमेंट नहीं हो पाती, और जो निपल्स है बहुत वाइडली स्पेस होती है। जो एरियोला होता है वो बहुत हाइपोप्लास्टिक होता है, प्यूबिक हेयर स्कैंटी होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटिलिया और इंटरनल जेनेटिलिया बहुत ही इनफेंटाइल होते हैं। ओवरीज में ओवेरियन फॉलिकल्स नहीं होते, और क्रोमोसोम नेगेटिव होगा लाइक अ मेल, क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है। तो इसमें पैटर्न क्या आता है? एक्सो। देन वी हैव हर्माफ्रोडाइटिज्म, जो कि ट्रू हो सकता है और सूडो हो सकता है। ट्रू में क्या है कि
एक्सटर्नल और इंटरनल जेनिटेलिया दोनों सेक्सेस के होते हैं। इन एडिशन वी सी हाइपोस्पेडिया, क्रिप्टोकिडिज्म और इंग्वाइनल हर्निया। सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म में क्या होता है कि इंटरनल जेनिटेलिया तो एक ही सेक्स का होता है, लेकिन एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्लियर कट डिफ्रेंसिएशन नहीं होती। तो व्हेन वी से अ पर्सन इज इंटरसेक्स, उसकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या होती है कि देयर कैन बी कॉम्प्लिकेशन पर्टेनिंग टू मैरिज, इनहेरिटेंस एंड सिविल राइट्स। सो अब हमारे एक टाइप के क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हमें क्या बताना था, फाइंडिंग्स, इंटरप्रिटेशन और मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस। जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं दे आर शॉर्ट नोट्स। तो सबसे पहले जो शॉर्ट नोट हमें लिखना है दैट इज़ ऑन पोस्टमार्टम रिजिडिटी। पोस्टमार्टम रिजिडिटी में फर्स्ट लेट्स सी इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पोस्टमार्टम रिजिडिटी क्या होती है, जो कि सेकंड पॉइंट में लिखा है। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो मसल्स है वो बहुत स्टिफ और शॉर्ट हो जाएंगे, लाइक वो कॉन्ट्रैक्शन में चले जाएंगे। उसके बाद थोड़ा सा प्राइमरी रिलैक्सेशन होगी। प्राइमरी रिलैक्सेशन क्या होगी, क्योंकि जो पहले मसल्स स्टिफ और शॉर्ट हो गए थे उनमें कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होते हैं। अब क्या होता है कि मसल फाइबर के जो सेल्स है उनकी मॉलिक्यूलर डेथ हो गई है, तो उनके अंदर के जो प्रोटीन्स हैं उनमें कुछ केमिकल चेंज होगा जिसकी वजह से प्राइमरी रिलैक्सेशन होगी। तो इस पूरे जो कंडीशन है इसे हम पोस्टमार्टम रिजिडिटी कहते हैं। इसे राइगर मोर्टिस भी कहते हैं। इंडिया में ये 2 से 3 घंटे में शुरू होती है, मतलब 2 से 3 घंटे तक कुछ नहीं होगा, देन इट स्टार्ट्स। 12 घंटे लगेंगे हेड टू फुट रिजिडिटी जाने में, देन इट परसिस्ट फॉर 12 आवर्स एंड देन अगेन 12 आवर्स लगेंगे ख़त्म होने में। तो हमें पता चल जाएगा रफ एस्टिमेट ऑफ टाइम सिंस डेथ। इसे हम कहते हैं रूल ऑफ 12। पोस्टमार्टम रिजिडिटी या राइगर मोर्टिस को हम कैडावरिक रिजिडिटी भी कहते हैं। तो इसमें क्या है कि जो मसल है इसका जो रिएक्शन है ये चेंज होता है फ्रॉम स्लाइटली एल्कलीन टू एसिड, क्योंकि लोकली लैक्टिक एसिड बनता है। जैसे कि मैंने ऊपर कहा कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उनमें कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं, तो वैसे ही पहले एल्कलीन एनवायरनमेंट होता है, देन इट बिकम एसिड क्योंकि लैक्टिक एसिड बनता है। अब ये जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी किसके कारण हो रही है, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट में। लेकिन जब प्यूट्रीफेक्शन होती है तो क्या होगा, मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की ऑटोलिसिस होगी। तो जब ऑटोलिसिस हो जाएगी मसल सॉफ्ट हो जाएंगे एंड अब होती है सेकेंडरी रिलैक्सेशन। प्राइमरी रिलैक्सेशन कब हो रही थी, जब मसल फाइबर में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन है उनमें केमिकल चेंज हो रहा था। सेकेंडरी रिलैक्सेशन कब हो रही है, जब प्यूट्रीफेक्शन के बाद मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स की ऑटोलिसिस हो रही है। नेक्स्ट इज़ कि जो हमारा राइगर मोर्टिस है इसे आप मैकेनिकल फोर्स से ख़त्म कर सकते हो। लाइक अगर एक लिम्ब रिजिड स्टिफ है और अगर हम उसे फ्लेक्स करेंगे तो वो फ्लेक्सेड बन जाएगी एंड उसके बाद वो फ्लेक्सेड ही रहेगी। तो राइगर मोर्टिस को आप ब्रेक कर सकते हो बाय मैकेनिकल फोर्स। नेक्स्ट इज़ कि राइगर मोर्टिस में सभी मसल इन्वॉल्व होते हैं, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। बस डिफरेंस क्या होता है, पहले इनवॉलंटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं एंड देन वॉलंटरी मसल इन्वॉल्व होते हैं। जो राइगर मोर्टिस है वो नर्व सप्लाई पे डेवलप नहीं होता, तो वो पैरालाइज लिम्ब में भी हमें राइगर मोर्टिस देखने को मिलता है। हम राइगर मोर्टिस को टेस्ट कैसे करेंगे, हम आईलिड्स को उठाने का अटेम्प्ट करेंगे, जो को डिप्रेस करने का अटेम्प्ट करेंगे और नेक और जो बाकी जॉइंट्स हैं उन्हें बेंड करेंगे। तो जिस ऑर्डर में रिजिडिटी आती है उसी ऑर्डर में रिजिडिटी जाती है। एंड नेक्स्ट इज़ कि जब जो इरेक्टर पाइली मसल्स होते हैं स्किन में, उनमें जब राइगर मोर्टिस होता है तो क्या होगा कि वो वाले मसल्स भी अब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो स्किन में हमें ग्रैन्युलर पकड़ अपीयरेंस दिखेगी, मोस्टली एक्सट्रीमिटीज़ पे दिखता है एंड इस अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, क्यूटिस एंड सेरीन। अब हम करेंगे कि सीक्वेंस। पोस्टमार्टम रिजिडिटी में सबसे पहले इनवॉलेंट्री मसल्स में होगी, देन वॉलेंट्री मसल में होगी। इनवॉलेंट्री मसल में सबसे पहले हार्ट में होगी, विद इन एन आवर आ जाती है। वॉलेंट्री मसल में सबसे पहले आईलिड्स में होगी, 3 to 4 आवर्स में आती है। एंड देन मसल्स ऑफ फेस, देन ट्रंक, देन अपर एक्सट्रीमिटीज़, देन लेग्स एंड देन फिंगर्स एंड टोज। अब नाउ हाउ विल वी रिमेंबर इट। सबसे पहले हम मसल का सीक्वेंस करेंगे एंड देन टाइम। तो सबसे पहले कौन सी मसल जा रही थी, इनवॉलेंट्री में हार्ट, दैट इज़ ओके ना। वॉलेंट्री में सबसे पहले आईलिड्स जा रही है, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम टॉप। तो सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम आई।
आई के बाद आई किधर है, फेस पे, तो फेस के बाद आता है नेक, नेक के बाद ट्रंक आती है, देन यू हैव अपर एक्सट्रीमिटीज़, देन लॉजिकली फिंगर्स एंड टोज आना चाहिए, बट यू हैव मसल्स ऑफ लेग्स एंड देन फिंगर्स एंड टोज. नाउ टाइम विल स्टार्ट फ्रॉम आईलिड्स. सो आईलिड्स में रिमेंबर 4, remember 3, then 5, then 7, then 9, then 11, and then 13. So they will be approximate times of appearance of rigidity. Then we have medico legal importance. तो हमें साइन ऑफ डेथ मिल सकता है, एंड हम टाइम सिंस डेथ को एस्टिमेट कर सकते हैं, और डेथ के टाइम पे बॉडी की पोजीशन कैसी थी हम उसे भी लाइक उसकी इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल सकती है. नेक्स्ट वी हैव कि जो पोस्टमार्टम रिजिडिटी है उसे कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे. तो सबसे पहले है एज एंड कंडीशन. तो जो एक्सट्रीमिटीज़ है जैसे चिल्ड्रन और ओल्ड पीपल, उनमें जो ऑनसेट है वो पहले हो जाता है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मस्कुलर पर्सन्स होते हैं उनमें जो ऑनसेट है वो लेट होता है और प्रोलॉन्ग्ड होता है. देन मोड ऑफ डेथ, क्रॉनिक डिसीजेज और कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स में ऑनसेट इज अर्ली और ड्यूरेशन इज़ शॉर्ट. सडन डेथ में ऑनसेट लेट होती है, ड्राउनिंग में अर्ली होती है. सो सिर्फ सडन डेथ में ऑनसेट इज़ लेट एंड प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन. क्रॉनिक डिसीजेस, कन्वल्सिव डिसऑर्डर और ड्राउनिंग में ऑनसेट अर्ली होता है, लेकिन ड्राउनिंग में प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन का होता है. नेक्स्ट वी कम टू सराउंडिंग. सो कोल्ड में डिले होता है, हीट में एक्सेलरेट होता है. सो हमारा फर्स्ट शॉर्ट नोट वॉज ऑन पोस्टमार्टम रिजिडिटी, जिसमें हमने देखा उसकी डेफिनेशन, रूल ऑफ 12, उसका दूसरा नाम, उसमें प्राइमरी रिलैक्सेशन एंड सेकेंडरी रिलैक्सेशन, एंड वो मैकेनिकल फोर्स से ख़त्म हो सकती है, एंड ऑर्डर ऑफ मसल इन्वॉल्वमेंट, एंड उसे हम कैसे टेस्ट करते हैं. देन फैक्टर्स में वी हैव एज, कंडीशन, मोड ऑफ डेथ एंड सराउंडिंग्स. नेक्स्ट टॉपिक है सोमनाबुलिज्म. सोमनाबुलिज्म नाम से देखो, सोमना का मतलब होता है स्लीप, तो ये कुछ ये कंडीशन स्लीप से रिलेटेड है. इसमें क्या होता है, जो लोग सोते हुए चलते हैं, नींद में चलते हैं, उसे कहते हैं सोमनम्बुलिज्म. तो मोस्टली चिल्ड्रन में होता है, चिल्ड्रन में ज़्यादा होता है. एंड क्लिनिकली आपको पेशेंट कैसा दिखेगा, वो अपने बेड से उठेगा, स्टडी रूम में, डाउन स्टेयर या घर से बाहर कहीं भी जा सकता है, रेयरली खुद को इंजर भी कर सकते हैं. इसमें क्या होता है कि पेशेंट सोया हुआ नहीं होता, लेकिन एक डिसोसिएटेड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होता है, एंड जिसमें कि हेलुसिनेशंस लाइक इंटेंस हेलुसिनेशंस हो सकती है. अब हम कह रहे हैं कि मतलब स्लीप में नहीं होता, लेकिन ईईजी में अवेक पैटर्न भी नहीं आता है. तो क्या आता है कि इस टाइम पे जो मेंटल फैकल्टीज़ होती है उस पेशेंट की, वो इतनी कॉन्सेंट्रेटेड होती है कि मतलब जो वो उठे हुए भी नहीं कर सकता, जिस प्रॉब्लम को वो उठकर भी सॉल्व नहीं कर सकता, उसे वो सोए हुए सॉल्व मतलब इस स्टेट में सॉल्व कर सकता है. इसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है कि इस स्टेट में जो पेशेंट है वो थेफ्ट या मर्डर कमिट कर सकता है, एंड उसे खुद को याद भी नहीं रहता, तो ये गुड डिफेंस प्ली होती है क्रिमिनल ऑफेंसेस में. सो दिस वाज सोमनम्बुलिज्म, जिसमें हमने देखा उसका मतलब, कौन ज़्यादा अफेक्ट होता है, एंड क्लिनिकल पिक्चर कैसी होती है. देन वी हैव डिलीरियम ट्रेमेंस. डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है, ओके. सो डिलीरियम क्या होता है कि हेलुसिनेशन वाला फेस. ट्रेमेंस में मतलब ट्रेमर्स, एक्साइटमेंट, इसे रिलेट कर सकते हैं. डिलीरियम ट्रेमेंस क्या होता है, एक स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट जिसमें हेलुसिनेशन होती है, जो 3 से 4 दिन तक रहता है. इसमें फाइंडिंग्स क्या होगी, अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अक्यूट इंसेनिटी होती है, ज़्यादा एक्साइटेड है, स्लीपलेसनेस होगी. ट्रेमेंस नाम में वी कैन सी लाइक मार्क ट्रेमर्स, देन एक्साइटमेंट, हेलुसिनेशन में विजुअल एंड ऑडिटरी, फियर, सीक्स एस्केप फ्रॉम टेरिफाइंग वर्ल्ड बाय कमिटिंग सुसाइड. इसका मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है कि इस स्टेज में लाइक अगर वो अपनी कॉन्शियसनेस को इस मतलब उसकी जो अनकॉन्शियसनेस है या कॉन्शियसनेस है, वो इस एक्सटेंट तक, इस हद तक पहुंच चुकी है कि उसे पता ही नहीं वो क्या कर रहा है, वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, तो द पर्सन इज़ नॉट हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्ट. और ये किस सेक्शन के अंडर आता है, 84 IPC. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
लॉन्ग क्वेश्चन के नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द लॉन्ग क्वेश्चन. तो अभी तक हमने शॉर्ट नोट किए, 3 शॉर्ट नोट किए. शॉर्ट नोट में क्या क्या था? राइगो मोर्टिस, somnambulism, and third was delirium tremens. The next is the long question. Long question is classify poisons and discuss the clinical feature, management and postmortem finding in acute organophosphate poisoning and what viscera shall you preserve in such case. सबसे पहले पॉइज़न क्या होता है? पॉइज़न कोई एक ऐसा सब्सटेंस है जिस मतलब इट इज़ एनी सब्सटेंस जिसे तुम किसी भी मोड से एडमिनिस्टर करो, किसी भी फॉर्म में लो, उसमें कैपेबिलिटी है कि वो इल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है या डेथ प्रोड्यूस कर सकता है. सो इट इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन एडमिनिस्टर्ड, inhaled or ingested is capable of acting deleteriously on the human body. Therefore almost everything is a poison. So classification याद करने के लिए एक निगमोनिक होती है सिनकैम. सिनकैम है CINCAM. C से corrosive, I से irritant, N से न्यूरोटॉक्सिन, C से कार्डियोटॉक्सिन, A से एस्फिक्सिएंट एंड M से मिसलेनियस. सबसे पहले भी कोरोसिव्स. कोरोसिव्स में आता है एसिड और एल्कली. एसिड में आता है इनऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक एसिड. लाइक हियर इज मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड, वेजिटेबल एसिड में हाइड्रोसाइनिक एसिड और एल्कलीज. इरिटेंट्स कैन बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक. इनऑर्गेनिक में आता है नॉन मेटल और मेटल. ऑर्गेनिक में आते हैं एनिमल, प्लांट एंड वेजिटेबल एंड मैकेनिकल. Like you can classify organic into plant and animal too, and but here they have classified it into vegetable, animal and mechanical. Now neurotics. तो न्यूरोटिक्स में सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं, तो वो सेरिब्रम पे एक्ट कर सकता है, स्पाइनल पे एक्ट कर सकते हैं. देन देयर आर सम जो पेरिफेरल में भी एक्ट करते हैं. तो सेरिब्रम में आता है सोमनीफेरस विच कैन प्रोड्यूस स्लीप, इन एब्रियंट विच कैन प्रोड्यूस dangerous effects, deliriant and then deliriant. Spinal में we have two examples, nux vomica and gelsemium. Peripheral में we have curare और conium. Cardiac में which acts on heart. So उसके बाद we have asphyxia cardiac. So cardiac को याद करने का तरीका है कार दोना. कार से कार्डियक, दोना में D से डिजिटालिस, O से ओलिएंडर, N से निकोटीन, A से एकोनाइट. देन वी हैव एस्फिक्सिएंट. एस्फिक्सिएंट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन को हिंडर करें, तो ये लंग्स पे एक्ट करेंगे, जिसमें आता है गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वोर गैसेस एंड सीवर गैसेस. देन मिसलेनियस में एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स, एंटीहिस्टामिन्स, ट्रैंक्युलाइजर्स, एंटी डिप्रेसेंट एट्सेट्रा. देन ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग. तो ये हम पहले कर चुके हैं. जो पहला क्वेश्चन था रेड टीयर्स. तो जो टॉक्सिक इफेक्ट्स है, पहला मस्करीन लाइक है, तो मस्करीन लाइक हमने याद किया था डम्बल से. देन निकोटीन लाइक एंड देन CNS इफेक्ट. सो दिस ऑल वी हैव डन. उसके बाद विल कम टू मैनेजमेंट. मैनेजमेंट में सबसे पहले है डीकंटेमिनेशन. तो जो फिजिशियन और नर्स डीकंटेमिनेट करेंगे, दे शुड वियर रबर ग्लव्स. और जो पेशेंट है उसको हमें सेपरेट करना है सोर्स ऑफ एक्सपोजर से. सभी क्लोथ्स रिमूव करना है. जो भी एक्सपोज एरियाज थे उन्हें वॉश करना है टैप वाटर एंड सोप और सम एल्कलाइन सोल्यूशन से. अगर इंजेस्ट कर दिया है तो हम गैस्ट्रिक लवाज करेंगे. स्टमक शुड बी वॉश्ड. तो ये अगर डीकंटेमिनेशन. देन वी विल डू केयर ऑफ एयरवे, क्योंकि जो हमारा ऑर्गेनोफॉस्फेट है ये क्या करवाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन. तो हम केयर ऑफ एयरवे करेंगे. हम क्या करेंगे, जो फुट एंड है बेड का उसे रेस कर देंगे ताकि रेस्पिरेटरी मसल्स का ड्रेनेज हो. सिक्रीशंस को एस्पिरेट करेंगे, ट्रेकियोस्टोमी परफॉर्म करेंगे, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देंगे एंड पॉजिटिव प्रेशर ऑक्सीजन देंगे अगर पल्मोनरी एडीमा हो गया. एंटीडोट क्या होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का, एट्रोपिन. अब ऑर्गेनोफॉस्फेट्स क्या करते हैं, एसिटाइलकोलिन के लेवल को बढ़ा देते हैं. तो हम एट्रोपिन देंगे जिसकी वजह से एसिटाइलकोलिन मस्करीनिक रिसेप्टर पे एक्ट नहीं कर पाएगा. डोज क्या है, 2 मिलीग्राम एवरी 15 to 30 मिनट्स. इंट्रामस्कुलर या IV दे सकते हैं टिल द साइंस ऑफ एट्रोपिनाइजेशन कम. एट्रोपिनाइजेशन के क्या साइन है, पैरासिम्पैथेटिक से उल्टा.
like flushed face, dry mouth, dilated pupil, fast pulse or warm skin. Then we can give cholinesterase reactivators, क्योंकि ऑर्गेनोफॉस्फेट क्या कर रहे हैं, कोलिनेस्टरेज को इनहिबिट कर रहे हैं. तो इसमें हम दे सकते हैं स्पेसिफिक एंटीडोट्स. ये स्पेसिफिक एंटीडोट्स होते हैं. डोज है 1 to 2 मिलीग्राम IV फॉर अडल्ट और 25 to 50 मिलीग्राम पर kg फॉर चिल्ड्रन. इसे हम रिपीट कब करेंगे, आफ्टर एवरी 12 आवर्स. अदर मेजर क्या है, डायूरेटिक पोगेटिव दे सकते हैं. रेस्टलेसनेस के लिए बार्बिचुरेट्स और डायज़ेपाम दे सकते हैं. देन वी कम टू पोस्टमार्टम फाइंडिंग. पोस्टमार्टम फाइंडिंग किसकी देख रहे हैं हम, ऑर्गेनोफॉस्फेट की. ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग में अगर हम एक्सटर्नली देखेंगे तो साइनोस्ड फेस होगा क्योंकि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो रही थी. ठीक है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा था तो साइनोसिस होगा. ब्लड स्टेन फ्रोथ मिलेगा नोज़ और माउथ पे और केरोसिन लाइक स्मेल मिलेगी. इंटरनली स्टमक में ग्रीनिश ऑयली सब्सटेंस मिलेंगे. केरोसिन लाइक या गार्लिक स्मेल आएगी. ब्लड स्टेन कंटेंट होंगे स्टमक में. कंजेस्टेड म्यूकोसा और सब म्यूकस पेटिकल हेमरेज होगी. देन पल्मोनरी एडिमा दिखेगा, कैपिलरी डायलेशन और वहाँ पे भी पेटिकल हेमरेज दिखेगी. लंग्स और ब्रेन का हाइपरीमिया दिखेगा. और क्या है कि जो पैराथायोन मालाथायोन होते हैं उनसे डिलेड पैरालिसिस ऑफ एक्सट्रीमिटीज़ दिखेंगी. मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस हमने पहले देख ली थी. देन हम कौन सा विसरा प्रिजर्व करते हैं, स्टमक और उसके कंटेंट्स. अभी हमें कैसा या याद रखना कि ये इंजेस्ट हो रहा है. सबसे पहले स्टमक में जाएगा, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर मेटाबोलाइज होने के लिए लिवर में जाएगा, एक्सक्रीट होगा किडनी से, उसके अलावा ब्लड और यूरिन. ठीक है, तो स्टमक मतलब वोल ऑफ स्टमक हम कब प्रिजर्व करेंगे, जब वो एम्प्टी हो. स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट करेंगे. लिवर का अप्रॉक्सीमेटली 250 ग्राम्स. किडनी, दोनों किडनी हाफ हाफ, दोनों क्यों लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि एक ख़राब हो. ब्लड और यूरिन 30 ml. सो ये होगा हमारा लॉन्ग क्वेश्चन. नेक्स्ट वी कम टू द डिफ्रेंसिएशन. डिफ्रेंसिएशन में पहला वी हैव एंटीमोर्टम और पोस्टमोर्टम ब्लिस्टर में डिफ्रेंशिएटिंग. तो इसका क्या मतलब है कि मरने से पहले का ब्लिस्टर है या मरने के बाद का ब्लिस्टर है. तो एंटीमोर्टम ब्लिस्टर में और जो एक लाइन ऑफ रेडनेस है वो दिखती है. और जो वेसिकल है, लाइक ब्लिस्टर के जो वेसिकल्स है, एंटीमोर्टम में एल्ब्यूमिनस फ्लूइड और क्लोराइड दिखेगी. पोस्टमोर्टम में एयर दिखेगा. एंटीमोर्टम में इन्फेक्शन की वजह से होता है, हीलिंग होती है, लेकिन ये पोस्टमोर्टम में नहीं दिखेगा. देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सूट दिखेगा में एंटीमोर्टम में, पोस्टमोर्टम में नहीं दिखेगा. ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दिखेगा में पोस्टमोर्टम ब्लिस्टर में. एंटीमोर्टम ब्लिस्टर में देयर इज़ राइज इन एंजाइम. तो हम ये याद कर लेते हैं कि एंटीमोर्टम ब्लिस्टर में क्या क्या दिखेगा, लाइन ऑफ रेडनेस, वेसिकल में एल्ब्यूमिनस फ्लूइड, इन्फेक्शन होगा, हीलिंग होगी, सूट इन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होगा एंड राइज इन एंजाइम होगा. नेक्स्ट है सिविल एंड क्रिमिनल नेग्लिजेंस में डिफरेंस. तो सिविल नेग्लिजेंस क्या है कि जो एक रिक्वायर्ड स्किल या केयर होती है उसकी एब्सेंस है. जो क्रिमिनल नेग्लिजेंस है वो आता है कि ग्रोस नेग्लिजेंस, लाइक लैक ऑफ अटेंशन एंड मिसमैनेजमेंट. लाइक क्रिमिनल इज़ मोर नेग्लिजेंस देन सिविल. सिविल कब होता है कि जब एक पेशेंट या उसका रिलेटिव डॉक्टर को सू करता है फॉर कॉम्पनसेशन ऑफ एन इंजरी, या फिर जो डॉक्टर्स है वो एक सिविल सूट लेकर आते हैं फॉर रियलाइजेशन ऑफ हिज प्रोफेशनल फीस. क्रिमिनल नेग्लिजेंस में क्या है, अगर पेशेंट को एक सीरियस इंजरी या डेथ हो गई है ड्यू टू क्रिमिनल नेग्लिजेंस और अनडू इंटरफेरेंस बाय डॉक्टर. सिविल नेग्लिजेंस का ट्रायल सिविल कोर्ट में होगा, क्रिमिनल का क्रिमिनल कोर्ट में होगा. सिविल के लिए एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस चाहिए. क्रिमिनल में हमें गिल्ट हैज़ टू बी प्रूव्ड अपार्ट फ्रॉम द रीजनेबल डाउट. और सिविल में जो लिटिगेशन है इट इज़ बिटवीन टू पार्टीज़ एंड क्रिमिनल में इट इज़ बिटवीन स्टेट एंड डॉक्टर. सिविल में पनिशमेंट इज़ लायबिलिटी टू पे कंपनसेशन, क्रिमिनल में इट इज़ इम्प्रिजनमेंट विद और विदाउट फाइन. तो ये हो गए हमारे डिफ्रेंसिएशन. सो उसके बाद जो थर्ड डिफरेंस है दैट इज़ नलीपैरस एंड मल्टीपैरस यूट्रस. तो इट इज़ अ कॉमन सेंस कि जो मल्टीपैरस यूट्रस है उसका साइज़ और वेट ज़्यादा होगा,
सो जो नली पैरस यूट्रस है उसका साइज़, मतलब हम लेंथ अगर याद रखें तो 7 सेंटीमीटर है और मल्टी पैरस में 10 सेंटीमीटर है। नली पैरस का वेट इज़ 40 ग्राम, मल्टी पैरस का इट इज़ 80 ग्राम। जो रेशियो होता है यूटेराइन बॉडी और सर्विक्स का नली पैरस में इक्वल होता है, मल्टी पैरस में बॉडी इज़ डबल। और जो नली पैरस यूट्रस है उसमें जो फंडस का अपर सर्फेस है वो लेस कनकेव होता है और ब्रॉड लिगामेंट के साथ लाइन में होगा। मल्टी पैरस में ज़्यादा कॉन्वेक्स है और एक हायर लेवल पे होता है। जब हम एक्सटर्नल ओस और इंटरनल ओस देखते हैं, नली पैरस में बहुत सर्कुलर और वेल डिफाइंड होता है। मल्टी पैरस में एक्सटर्नल ओस इज अ ट्रांसवर्स स्लिट और इंटरनल ओस इज इल डिफाइंड। जब हम यूटेराइन कैविटी देखेंगे, नली पैरस में ट्राइंगुलर होती है, इनर वॉल कॉन्वेक्स होती है, मल्टी पैरस में राउंडेड होती है और इनर वॉल कॉन्केव होती है। नली पैरस में आर्बर विटे होता है और मल्टी पैरस में स्कार होता है जहाँ पे प्लेसेंटा की अटैचमेंट थी। सो दिस इज़ अबाउट द डिफ्रेंसिएशन। नाउ कमिंग टू द पार्ट थ्री में द क्वेश्चन इज MTP एक्ट। MTP एक्ट किधर किया है? 1971 का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो 1971 का है वो अबॉर्शन को किस ग्राउंड्स पे लीगलाइज करता है? फर्स्ट इज़ अ थेरेप्यूटिक ग्राउंड, देन यूजेनिक, देन ह्यूमैनिटेरियन एंड देन सोशल ग्राउंड। थेरेप्यूटिक में क्या है कि जहाँ पे प्रेगनेंसी इज़ वेरी हाई रिस्क, तो इसमें या तो प्रेग्नेंट वुमेन की लाइफ को ख़तरा है या फिर उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ पर एक ग्रेव इंजरी हो सकती है, जैसे कि कोई हार्ट डिसीज़ है, हाइपरटेंशन कॉम्प्लिकेटेड है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हेपेटाइटिस, टॉक्सीमिया, हाइडाटिफॉर्म मोल, यूटेराइन हेमरेज, मैलिग्नेंट नियोप्लाज्म, रिपीटेड सिजेरियंस, थ्रेटन्ड इंसेनिटी। यूजेनिक ग्राउंड में क्या होता है? ऐसी कंडीशन जहाँ पे जो चाइल्ड है उसको रिस्क है कि अगर इफ़ बोर्न he will suffer from the serious mental और physical abnormalities to be seriously handicapped, जैसे कि जर्मन मिजल, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वायरल हेपेटाइटिस। अगर ये सब कुछ प्रेगनेंसी के फर्स्ट सेमेस्टर में ट्राइमेस्टर में हो गया, या रेडिएशन से एक्सपोजर, या प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ रिसीव्ड साइटोटॉक्सिक ड्रग्स या थैलोमाइड। देन वी हैव ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड कि अगर प्रेगनेंसी इज कोज्ड बाय रेप। देन सोशल ग्राउंड कि अगर प्रेगनेंसी इज रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर। देन रिक्वायरमेंट्स क्या है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी में कि एमरजेंसी में कोई भी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है कहीं भी, और मतलब कोई भी। एंड देन अगर एमरजेंसी नहीं है और ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज़ नॉट मोर देन 3 मंथ्स, तो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। अगर 12 से 20 वीक्स में है तो 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए। एंड जो हम जिसका ओपिनियन ले रहे हैं उसको ऑब्स्टाइनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव कि ओके हाँ, रिटन कॉन्सेंट लेनी चाहिए एंड अगर माइनर है तो गार्डियन की कॉन्सेंट चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट MTP एक्ट। नेक्स्ट वी हैव शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट है पहला परजुरी पे। परजुरी क्या होती है? फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस या स्टेटमेंट देना। तो इसमें क्या है कि अगर कोई विटनेस जिसने पहले ओथ ले ली है, अगर वो एक ऐसे स्टेटमेंट बनाता है कि मतलब वो कोई गलत स्टेटमेंट बनाता है तो परजुरी की, देन ही इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन 191 एंड 192 IPC एंड 344 CRPC। इफ़ अगर उसने जो पहले बोला था और जो बाद में बोल रहा है वो अलग अलग है तो दे कैन नॉट बी रिकनसाइल्ड, और विटनेस इज़ लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर द परजुरी, और जो इम्प्रिजनमेंट है वो 7 साल तक हो सकती है। सो दिस वॉज परजुरी। परजुरी के बाद है ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट क्या होता है कि अगर आप बहुत ही कोल्ड और मॉइस्ट कंडीशन में ज़्यादा टाइम तक रह रहे हो तो इंजरी में कोल्ड इंजरी होती है जिसको कहते हैं ट्रेंच फुट।
ये मोस्टली सोल्जर्स में एक्सपीरियंस होती है जो कि विंटर वॉरफेयर में काम करते हैं। सिम्टम्स क्या है, जो ट्रेंच फुट होता है उसमें हमें नमनेस दिखती है, साइनोसिस होती है, एरिथमा होता है जिसकी वजह से टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाएगी। अगर कंडीशन वर्सन हो जाती है तो मतलब जो पैर है वो बहुत ही सूज जाता है। एडवांस कंडीशन में ब्लिस्टर्स हो सकते हैं और ओपन सोर्स हो जाएंगे जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसे हम ट्रॉपिकल अल्सर या जंगल रोड कहते हैं। अगर हम इसे ट्रीट नहीं कर सकते तो ये गैंग्रीन बन सकता है जिसके लिए एम्पुटेशन करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट अगर अच्छे से हो रही है तो कंप्लीट रिकवरी इज़ नॉर्मल, ऑल्दो इट इज़ मार्क्ड बाय सीवियर शॉर्ट टर्म पेन व्हेन द फीलिंग रिटर्न्स। प्रिवेंशन क्या है, हमें फीट को क्लीन, वार्म और ड्राई रखना चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है, अगर गैंग्रीन है तो सर्जिकल डिब्राइडमेंट और एम्पुटेशन करना पड़ेगा। सेल्फ ट्रीटमेंट में हमें 1 दिन में 2 या 3 बार सॉक्स को चेंज करना है और टेल्कम पाउडर लगाना है। और जब भी पॉसिबल हो, शूज़ एंड सॉक्स शुड बी टेकन ऑफ द फीट बेट फॉर 5 minutes एंड पेटेड ड्राई, टेल्कम पाउडर अप्लाइड एंड फीट एलिवेटेड टू लेट द एयर टू गेट टू देम। सो दिस वॉज अबाउट ट्रेंच फुट। ट्रेंच फुट के बाद है लेटेंट प्रिंट्स। लेटेंट प्रिंट्स, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है। लेटेंट प्रिंट एक फिंगर प्रिंट है विच इज़ इनविजिबल या फिर बेयरली विजिबल इम्प्रेशन जो कि एक स्मूथ सरफेस पे रह जाता है, तो बाई चांस ही लग जाता है तो इसे चांस प्रिंट भी कहते हैं। तो ये जो फिंगर प्रिंट्स है हम किसी भी सरफेस से ले सकते हैं जहाँ पे फिंगर्स कांटेक्ट में आई है, तो वो फैब्रिक या ह्यूमन स्किन कुछ भी हो सकता है। तो लेटेंट प्रिंट हम कैसे डेवलप करेंगे, जिस एरिया पे हमें देखना है हम वहाँ पे कलर्ड पाउडर्स लगाएंगे ताकि कंट्रास्ट बन सके, और फिर हम फोटोग्राफी से उसका पैटर्न रिकॉर्ड करेंगे। ऑब्लीक लाइटिंग से भी हम एग्जामिन कर सकते हैं, लाइक एक सरफेस पे लाइट को ऑब्लीकली डालेंगे। हम कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं, ग्रे पाउडर जो होता है चौक एंड मॉकरी, वाइट पाउडर विच इज़ लेड कार्बोनेट या फ्रेंच चौक। देन अगर हमें पेपर, वुड या फैब्रिक पे देखना है तो हम 5% सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे एंड देन उसे फिक्स करेंगे सोडियम थायोसल्फेट से। पेपर में हम आयोडीन और ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड से भी देख सकते हैं। देन इलेक्ट्रॉन ऑटो रेडियोग्राफी मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। देन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं मेटल और ग्लास पे। एंड देन कॉन्टीन्यूस वेव आर्गन आयन लेज़र से भी कर सकते हैं। तो हम 10 साल पुराने फिंगरप्रिंट्स को भी इन सारे मेथड से डेवलप कर सकते हैं। So this was all about 2019 paper. We will discuss the another paper in the next video.